हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे पूजा एकेडमी में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में जो लेकर आई हूँ, आकाशदीप कहानी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो क्लास थी इसके लाइन टू लाइन जो भी क्वेश्चन आंसर बने थे मैं उनको शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो आप उस क्लास को भी जाके देख सकते हैं। तो ये जो आकाशदीप कहानी है इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आज वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। कौन सी पूछी जा चुकी हैं जो कि PYQ बन चुके हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 चल रही है हमारी कहानी, हमारी जल्द ही कंप्लीट होने वाली है, तो उसके बाद हम दूसरी कोई और यूनिट स्टार्ट कर देंगे। तो आज की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं आकाशदीप कहानी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी थी 1929 में, और जैसा कि हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ चुके थे, चंपा और बुद्धगुप्त इसके प्रमुख पात्र थे, उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। और सबसे पहले जो हमारी महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्या स्त्री होना कोई पाप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा चुकी है पहले। तो ये चंपा की पंक्ति थी। अगर आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं तो आप जल्दी से इनको पहचान जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर जरूर कर लें ताकि ये जो भी पंक्तियां आपको और भी जल्दी से समझ में आ जाएंगी। तो इतना मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है कि इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इतना अगर आप कर लोगे इसके क्वेश्चन आंसर और ये पंक्तियां, तो इनमें से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है, तारक खचित नील अंबर है और समुद्र में अवकाश में पवन उधम मचा रहा था और अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था और नौका लहरों में विकल हो उठी थी। तो इसमें थोड़ा सा इस तरह के मतलब वातावरण का, जो कि पानी का, समुद्र का, आसमान का, आकाश का काफ़ी जिक्र किया गया है, जैसे तो हम कोई कहानी नहीं कोई कविता पढ़ रहे हों। तो इसलिए मैंने इन जो पंक्तियों को इसमें शामिल किया है। कई बार पूछ ली जाए कि ये कौन सी कहानी की है, तो हम जानते हैं कि ये समुद्र के अंदर नाव के अंदर सवार थे चंपा और बुद्धगुप्त, तो वहाँ का ही जो माहौल है इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो ये पंक्तियाँ मैंने इसमें कर ली थी, लेखक की पंक्तियाँ हैं। जब वो वहाँ पर थे तो जो आसमान का जो भी वहाँ पर खूबसूरती दिखाई गई है, वो सब कुछ जैसा माहौल था वो यहाँ पर पंक्तियों में बताया गया है। तारक यानी कि जो तारे थे, और नीला अंबर था, समुद्र में पवन है जो उधम मचा रहा था। जब समुद्र में हम होते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो भी हवाएं चलती हैं जोर जोर से इधर उधर, और अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। और जैसे अंधकार का समय था और जो भी हवा है वो उसे दुष्ट की तरह हो रहा था, और समुद्र में आंदोलन था और नौका लहरों में विकल हो रही थी, यानी इधर उधर डोल रही थी उनकी नाव। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं इस कहानी में। तो नेक्स्ट है कि तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। तो जब बंदी होते हैं चंपा और बुद्धगुप्त, तो वो अपने आप को छुड़ा लेते हैं, एक दूसरे की रस्सियां वो खोल देते हैं, तभी तुरंत वहाँ पे नायक आ जाता है और वो बुद्धगुप्त से पूछने लगता है कि तुमको आज़ाद किसने किया। तो वो इशारा कर देता है चंपा की तरफ। तो फिर कहता है कि मैं तुमसे फिर से बंदी बनाऊंगा मैं तुमको। तो फिर कहता है कि इसके लिए द्वंद्व युद्ध होगा हम दोनों में, नायक में और बुद्धगुप्त में, दोनों में से जो भी जीतेगा वही उसका मालिक होगा नाव का। तो ये नाव की पंक्तियां हैं, वो बुद्धगुप्त को कहता है, मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ है और मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। तो जब बुद्धगुप्त और नायक में वो द्वंद्व युद्ध हो गया था तो बुद्धगुप्त जीत गया था। तो फिर बाद में कहता कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उस बात का नायक जवाब देता कि मैं अनुचर हूँ, वरुणदेव की शपथ खाता हूँ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। अगर तुम जीते हो द्वंद्व युद्ध में तो तुम ही इस नाव के मालिक हो अब। तो नेक्स्ट है, बाली द्वीप से बहुत दूर संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत कम आना जाना होता है, तो सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। तो ये तब की पंक्तियाँ हैं जब वो बुद्धगुप्त थोड़ा सा आराम करता है और उसके बाद वो चंपा से पूछता है कि अभी हम कहाँ हैं। तो वो उसको जवाब देती है चंपा कि हम बाली द्वीप से तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर कोई एक नया द्वीप आया है जिसका नाम बुद्धगुप्त ने चंपा रखा था। तो उस द्वीप के पास पहुंच चुके थे, उस पर उतरने वाले थे। तो इस द्वीप पे उनका आना जाना बहुत कम होता था, वो बताती है, और पहले सिंहल के वणिकों का वहाँ प्राधान्य है। तो ये जो बात आई है, सिंहल एक द्वीप है जो कि श्रीलंका के पास है। पहले श्रीलंका
को सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। बाद में उसका नाम श्रीलंका पड़ा था। तो सिंहल इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर शेर बहुत ज़्यादा थे। तो वणिकों का इसमें उल्लेख किया गया है। सिंहल द्वीप मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया था ताकि थोड़ा और डीपली हमें पता चल सके जो भी द्वीप इस कहानी के अंदर आए हैं। तो सिंहल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम था। सिलोन भी कहा जाता था। पहले श्रीलंका को बाद में श्रीलंका बना था। तो शेर मौजूद थे तो इसलिए उस द्वीप का नाम सिंहल पड़ा था। तो वणिकों का प्राधान्य था। वणिक यानी कि उसको वणिक कहा गया था। वीरभद्र को, वीरभद्र का ज़्यादा रोल नहीं था इस कहानी में, लेकिन वो पोता अध्यक्ष था, कुछ कम ही उसका रोल आया है। तो वणिक यानी कि प्राचीन मध्यकाल भारत में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे समुद्र में और ट्रेडर होते थे, तो उनको वणिक कहा जाता था। तो ये संस्कृत के वर्ड वणिय से बना है जिसका अर्थ होता है वाणिज्य यानी व्यापार करने वाला। तो ये पंक्तियां हैं हमारी चंपा की इस कहानी की। तो यहाँ एक जलमगन सैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तो ये नायक कहता है सबसे पहले इस बात को कि यहाँ पर, क्योंकि वो नाव को चला रहा था और कहता कि यहाँ पे एक नीचे पत्थर हो सकता है, पहाड़ हो सकता है जल के नीचे जिसे नाव टकरा सकती है। तो नायक कहता है सावधान रहने के लिए। तो मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी। तो बुद्धगुप्त की ये पंक्तियाँ वो बताता कि मैं ताम्रलिप्ति हूँ, जो कि हमारे पश्चिम बंगाल का एक बंदरगाह था प्रसिद्ध। पहले मैं क्वेश्चन आंसर में इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर चुकी हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि ये रियल प्लेसेस थे जो भी बताए गए हैं इस कहानी के अंदर। तो क्षत्रिय था। तो चंपा बहुत दुर्भाग्य से, वो चंपा को बताता है कि अब मैं दुर्भाग्य से एक जलदस्यु बनकर यानी समुद्री लुटेरा बनकर जीवन बिताने को मजबूर हूँ। तो ये बुद्धगुप्त की पंक्तियां हैं क्योंकि वो बुद्धगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय था। नेक्स्ट हमारी पंक्तियां हैं, मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगी, वहां जल वह जहां ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी। तो ये चंपा की पंक्तियां हैं। बाद में वो चंपा से पिछली लाइन में पूछता कि अब तुम चंपा क्या करोगी। यानी वहां पर वो एक नए द्वीप पर पहुंचे थे जिसका बुद्धगुप्त ने चंपा नाम रख दिया था। तो वो कहती कि मैं अपने अदृष्ट को, यानी मैं अपने जो भाग्य है उसको बिना प्लानिंग के ही छोड़ दूंगी। मैं कुछ भी अपने जीवन में प्लानिंग नहीं करना चाहती हूँ, यानी जो कुछ होगा वो भाग्य के भरोसे है या मेहनत पे डिपेंड करता है। जैसा मैं आगे अपने जीवन को बढ़ाऊंगी, मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही हूँ अपने जीवन को। और चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थी, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ उस प्रदेश में जहाँ उस द्वीप पे वो पहुँचे थे तो उसके आंखों में कोई उद्देश्य नहीं था अपने जीवन को आगे लेकर। तो चंपा की पंक्तियाँ हैं। जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसका नाम चंपा द्वीप कहेंगे। तो ये बुद्धगुप्त की पंक्तियाँ हैं। तो जैसे कि चंपा के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है और बुद्धगुप्त उसको प्रेम करने लग जाता है। तो हर बात को वो चंपा से ही जोड़ के देखने लग जाता है क्योंकि चंपा से वो प्रेम करने लगता है, पसंद करता है उसको। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे और चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों से बिखेर दिया था। तो ये लेखक की पंक्तियां हैं। फिर से मैंने जैसा कि बताया इस कहानी में, जैसे तो हम कोई कविता पढ़ रहे हैं आकाशदीप की, तो वैसे ही इसमें पंक्तियां हैं। शरद मौसम की बात हो रही है, तारागणों की बात हो रही है, नीले गगन की बात हो रही है, चांद की चांदनी की बात हो रही है, अंतरिक्ष की बात हो रही है और शरद लक्ष्मी सर्दियों की ठंडी पवन की बात हो रही है। आशीर्वाद और फूलों की तरह जैसे वो मौसम ऐसे लग रहा था जैसे कि फूलों और खिलों को बिखेर दिया गया हो। फूलों को और खिलों को मतलब कि वो जो तारागण थे वो चमक रहे थे जैसे तो खिलों की तरह उनको बिखेर दिया हो पूरे समुद्र में, आसमान में। तो ये लेखक की पंक्तियाँ हैं, इनको भी आप मार्क कर सकते हैं बाई चांस पूछ ली जाए, क्योंकि ऐसी जो पंक्तियाँ हैं उन्हीं में इंसान फंस जाता है क्योंकि इनमें नाम भी नहीं पता चलता। थोड़ा याद रखें, आकाशदीप यानी कि आकाश की, गगन की, नक्षत्र के, अंतरिक्ष की जो बातें की गई हैं वो आकाशदीप कहानी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है, एक श्यामा युवती सामने आकर खड़ी हुई, वह जंगली थी, नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान, उसके दांत हंसते ही रहते हैं। तो वहाँ पर जब वो बुद्धगुप्त और चंपा उतरते हैं उस नए द्वीप के ऊपर जिसका नाम चंपा द्वीप रखता है बुद्धगुप्त, वहाँ से एक श्यामा युवती यानी सांवले से सलोने रंग की एक युवती आकर खड़ी हुई, उसका नाम जया था। तो ये जया के बारे में पंक्ति है लेखक की।
और वो उसके दांत हंसते ही रहते थे, इतनी प्रसन्नचित रहती थी वो, हमेशा हंसती ही रहती थी। तो वह जंगली थी, एक जंगली लड़की, यानी कि जो द्वीप पे रहती है, पहाड़ों में रहती है, जंगलों में रहती है, तो उसको एक जंगली लड़की की तरह, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा थी शायद वो भी वैसी ही थी जैसे आदिवासियों की होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पंक्ति है, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य और व्यापार केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। तो वो कहती है कि अब जब उस द्वीप पे नए पे उतरते हैं, वो कहती है अब तो इस बंदी गृह से मुझे आज़ाद कर दो तुम। वो चंपा कहती है बुधगुप्त को कि अब तो तुम्हारे अधिकार में जावा, सुमात्रा, ये सब इंडोनेशिया की द्वीप हैं, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका नाम आया है, प्रसिद्ध भी हैं, ये प्रमुख हैं, तुम्हारे अधिकार में है, तो अब तो तुम मुझे बंदी गृह से आज़ाद कर दो, यानी उस नाव से मुझे आज़ाद कर दो। वो आज़ादी की जीवन जीना चाहती थी चंपा। तो नेक्स्ट है, तो चंपा अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं, तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरा सर्वस्व हो। तो ये बुधगुप्त की पंक्तियाँ, वो अपना प्रेम प्रकट करता है चंपा को, तो वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता है और उसको, चंपा को सबसे सर्वस्व, अपनी सब कुछ मानता है। तो कहता है कि हम भी अच्छे तरह से विचर सकते हैं, हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, कि तुम तो मेरी प्राणदात्री हो। तो ये बुधगुप्त की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। तो ये साध्वी की पंक्तियां हैं। चंपा की माँ थी जो अपने पिता के लिए, जब वो नाविक थे, नौकरी करते थे प्रहरी के रूप में मणिभद्र के यहाँ पर, तो उसकी माँ जो प्रार्थना करती है, बाई चांस पूछ ली जाए, तो ये साध्वी चंपा की माँ की पंक्तियाँ कि भगवान मेरे पति को यानी सही पथ पे चलाएं, भटकने ना दे। तो नेक्स्ट, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। फिर चंपा के पिता की ये पंक्तियाँ आ चुकी हैं कि जब वो लौट कर आता था घर पे, तो अपनी पत्नी को कहता था कि तेरी प्रार्थना, भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है तेरी प्रार्थना के द्वारा। तो ये चंपा के पिता की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है कि इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं, जैसे जल वेला में चोट खाकर सिंधु जल चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। तो जब वो वहां पर उतरती है नए द्वीप पर, तो जो जया होती है वहां पर एक नाव लेकर आती है, और नाविक उस नाव से उतर जाता है, और चंपा और जो जया उसकी दोस्त होती है, सहचरी होती है, उसकी सेवा टहल करने वाली, तो वो उसको नाव में लेकर जाती है, समुद्र में वो चली जाती हैं। तो उसी टाइम पे ये चंपा की पंक्तियां हैं। चंपा कहती कि इतना जल, इतनी शीतलता, समुद्र में घूमते हुए हृदय की प्यास न बुझ सकी और पी सकूंगी, क्योंकि समुद्र का जल वैसे भी नमकीन होता है, तो ऐसे है कि फिर भी प्यासी रह गई, इतना बड़ी समुद्र में भी जैसे पी भी नहीं सकेगी और प्यास भी नहीं बुझी। तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु जल चिल्ला उठता है, जैसे कि जो सिंधु का जल है, यानी कि उस सिंधु नदी की बात की गई है। सिंधु जल संधि भी हुई थी 1960 में, थोड़ा सा मैंने इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि सिंधु जल संधि जो 1960 में भारत और पाकिस्तान में हुई थी, क्योंकि जो पांचों नदियाँ थी, चिनाब, रावी, झेलम, वो सब, आधी नदियों का जल तो भारत को लेना था और आधी नदियों का जो जल था वो पाकिस्तान को लेना था। तो एक जल संधि हुई थी, और सिंधु नदी के तो बारे में हम सब जानते हैं, पाकिस्तान से गुजरते हुए बाद में अरब सागर में मिल जाती हैं। तो इतना जल, इतनी शीतलता वो महसूस करती है। चंपा की ये पंक्तियां हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं है, पास ही वह जलमग्न सैलखंड भी है, कहीं नाव टकरा जाती तो ऊपर चढ़ जाती, या तो चंपा क्या होता। तो बुधगुप्त की ये पंक्तियां हैं। जब वो छोटी नाव में जया के साथ घूमने चली जाती है उस द्वीप पे उतरने के बाद, जिसका नाम चंपा द्वीप रखा गया था, तो जब वो वापस लौट के आती है, तो बुधगुप्त उनको कहता है कि इतनी छोटी नाव पे घूमना इधर उधर ठीक नहीं है, कहीं वो जो सैलखंड है जल के अंदर, उससे तुम्हारी नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती तुम्हारी नाव, तो क्या होता। तो फिर उसके बाद जवाब देती है, अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से अच्छा है। तो वो बुधगुप्त को जवाब देती है चंपा, कहती अच्छा होता बुधगुप्त, जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से, यानी जो कठोर पहाड़ हैं उनसे तो अच्छा जल में बंदी हो जाऊं मैं, तुम्हारे बंदी होने से तो अच्छा है। तो चंपा की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, आह चंपा तुम कितनी निर्दय हो, बुधगुप्त को आज्ञा देखकर तो देखो, वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नई राज्य बना सकता है, उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अंतल जल में विसर्जन कर दे। तो ये जया की पंक्तियां हैं।
वो उसको समझा रही होती है, तो उसको बताती है कि बुद्धगुप्त तुमसे कितना प्रेम करता है। तो इन पंक्तियों में वही दर्शाया गया है। तो ये एक ही जया की पंक्ति आई है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। वो कहती है, चंपा तुम कितनी निर्दयी हो, यानी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, तो बुद्धगुप्त तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो उसके प्रेम को बता रही है जया, कि अपने हृदय को निकाल कर भी वो तुम्हारे लिए अर्पित कर सकता है। तो नेक्स्ट है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दे दिया, तब मैं कैसे कहूँ कि मैं अपने तुम्हें घृणा करती हूँ और फिर भी तुम्हारे लिए मैं मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। तो ये वो पंक्तियां हैं। चंपा भी उसे प्रेम तो करती थी, लेकिन उसको उसने स्वीकार नहीं किया। एक दिन वो बता भी देती है उसको कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास, यानी उसका हृदय ने ही उसको धोखा दे दिया। उसका हृदय उससे प्यार करता था, बुद्धगुप्त को उसी ने धोखा दे दिया। तो अब मैं क्या छिपाऊं, यानी मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। वो उसके लिए, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ, यानी चंपा उसके लिए मर भी सकती थी। अगर कोई मुसीबत आए तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। अंधेर है जलदस्यु, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तो वो रो पड़ती है इस बात को बोलने के बाद। तो ये चंपा की पंक्तियाँ, आपको याद रखना है कि चंपा ने अपने प्रेम का इजहार जरूर किया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया था उसको, बुद्धगुप्त को, बुद्धगुप्त के प्रेम को स्वीकार नहीं किया उसने। तो इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा चंपा, और यही उस पहाड़ी पर, और संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उसे अगले उस आलोक से पूर्ण हो जाए। मेरे जीवन की धुंधली सी संध्या उससे आलोक पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर वो सपने सजाने लगता है बहुत सारे। बुद्धगुप्त होता है, इस जीवन की पुण्य घड़ी स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा यहीं पर चंपा। वो कहता है चंपा के लिए कि तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करूंगा, और यहीं पहाड़ी पर घर भी बनाने की बात कहता है। और मेरे जीवन की, यानी धुंधली सी संध्या में, यानी उसके दुखों भरी जिंदगी में एक प्रकाश हो जाए, एक रोशनी भर जाए। अगर चंपा उसके प्रेम को स्वीकार कर ले तो वो उसके लिए एक घर बनाएगा, और उसकी धुंधली सी जिंदगी में, अंधेरी सी रात में भी रोशनी और उजाला हो जाएगा। तो ये बुद्धगुप्त की पंक्तियां हैं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा। कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हुए हूँ। तो बुद्धगुप्त कहता है कि जब वो उस द्वीप पर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा स्वागत किया जाता है। वन देवी की तरह चंपा को सजाया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, और जैसे तो दोनों का विवाह हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल वहाँ पर जो आदि निवासी थे उन्होंने उनका आवभगत की थी। तो ये सब देख कर कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये सब हमारी ज़िंदगी में सच भी हो सकता है सब कुछ। और कितने वर्षों से मैं भी अपने सीने में ज्वालामुखी को, यानी अपने प्रेम को दबाए हुए बैठा हूँ। तो मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। क्योंकि चंपा ने उसको इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसके दिल में ये बात बैठ चुकी थी, निकली नहीं, कि बुद्धगुप्त ने ही उसके पिता को मारा है। तो वह एक दूसरे दस्यु से मरे थे। तो बुद्धगुप्त बताता है कि दूसरे जो दस्यु था, जो लुटेरा था, उसने तुम्हारे पिता को मारा था, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है। तो बुद्धगुप्त की ये पंक्तियां हैं। तो नेक्स्ट हमारी पंक्ति है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्मरणीय होता। आह तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। तो वो चंपा कहती है, विश्वास नहीं करती कि उसने उसके पिता को नहीं मारा। कहती है कि काश कि मैं विश्वास कर सकती, तो वो दिन कितना सुंदर होता सबसे, और वह क्षण कितना स्मरणीय होता, कि तुम इस इतने निष्ठुर इंसान हो तुम, तो तुम कितने महान बन जाते उस दिन, अगर मैं विश्वास कर लेती कि तुमने मेरे पिता को नहीं मारा। तो ये चंपा की पंक्तियां हैं। तो चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इस निरीह प्राणियों में और इंद्र और सची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। तो बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, जब उनका आवभगत अच्छी हुई उस चंपा द्वीप पे, वहाँ के निवासियों ने उनको अच्छे से सजाया था। जैसे तो दोनों बिल्कुल ही सची और इंद्र की तरह, जो कि पौराणिक कथाओं के कैरेक्टर हैं ये, इंद्र और सची, तो उनको उनकी तरह पूजित माना गया वहाँ पर, जैसे तो उनकी पूजा की जा रही हो उस नए द्वीप पर। तो इंद्र और सची की तरह वो पूजित थे। तो वो उसको बार बार बहुत सारी बातें कहने के बाद भी अपने प्रेम को वो उसके सामने प्रस्तुत तो करता है, लेकिन उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया गया। तो बहुत कोशिश की थी बुद्धगुप्त ने कि हम अपने भारत देश से कितनी दूर आए हैं और यहाँ पर सब कुछ है, उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर उसने उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया तो उसका जीवन भी जैसे खाली सा था बुद्धगुप्त का। तो ये बुद्धगुप्त की पंक्तियाँ हैं।
जो कि चंपा को कह रहा होता है। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ है। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल कठोर सा जीवन जी रहा था, लेकिन मेरा हृदय पत्थर था, लेकिन मेरा पत्थर सा हृदय भी एक दिन अचानक तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ है। मतलब एकदम से चमक उठा, चंद्रकांत चंद्रमा की रोशनी की तरह, मणि की तरह चमक उठा और द्रवित हुआ, यानी कि पिघल गया है मेरा हृदय सिर्फ तुम्हारे स्पर्श से। चंपा वो उसको बताता है, बुद्धगुप्त की ही ये पंक्तियां हैं कि पत्थर सा हृदय भी पिघला तो सिर्फ चंपा के कारण। तो नेक्स्ट है, चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता और मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। तो ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये वाली पूछी भी जा चुकी है और आ सकती है। तो इसमें से अलग अलग करके दो पंक्तियां भी पूछी जा सकती हैं कि चंपा मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ईश्वर को नहीं मानता, तो ये बुद्धगुप्त कहता है कि मैं पाप को भी नहीं मानता, दया को भी नहीं समझ सकता, तो मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय में एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है कि अब वो प्रेम पर विश्वास करने लगा है। तो चंपा ने उसके जीवन में एक बहकी हुई तारिका, यानी तारों के बीच में एक शून्य में उदित हो गई है। यानी जैसे तारिकाओं की रोशनी होती है तारों की, वो उसके शून्य में कहीं उदित हो गई है, जल गई है, जैसे रोशनी फैल गई है। तो ये बुद्धगुप्त की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो नेक्स्ट है, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। ये वाली इंपॉर्टेंट पंक्तियां अभी मैंने जो एमपी का जो क्वेश्चन पेपर आपको करवाया था मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो मौजूद है, उसमें ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट पूछी गई हैं एमपी सेट एग्जाम में। तो सेट एग्जाम का और नेट का जो भी सिलेबस है वो सेम है, तो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है। ये वाली पंक्ति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाय चांस ये ना आके ये वाली पंक्ति आ जाए या ये आ जाए, तो इसलिए आपको सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, कि कहीं भी जाए चंपा के लिए सब जो मिट्टी है वो बराबर है, जल एक जैसा तरल है, कहीं भी जाए, चाहे किसी भी द्वीप पे चली जाए, और सब पवन शीतल है, और सब जो हवा है वो ठंडी है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान नहीं है, अब उसकी कोई ज़्यादा बड़ी इच्छा नहीं है, सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। तो ये पंक्ति यहाँ तक पूछी गई थी, तो उसके लिए सब कुछ शून्य हो चुका है, अब उसका किसी चीज़ में कोई मन नहीं है। प्रिय नाविक तुम स्वदेश लौट जाओ, तो ये अलग से पूछी जा सकती है। तो वो बुद्धगुप्त को कहती है चंपा कि तुम स्वदेश भारत देश लौट जाओ और विभव का सुख भोगने के लिए, और जो मुझे छोड़ दो, और इस निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए तुम चले जाओ। सारे वैभव, सारे सारे शानो शौकत भोगने के लिए तुम अपने देश को लौट जाओ, वो बुद्धगुप्त को कहती है चंपा। नेक्स्ट है, इस द्वीप स्तंभ से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी जल में जलना होगा जैसे आकाश दीप। तो लास्ट की ये पंक्तियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो लास्ट में वो कहता कि तुम यहाँ पर क्या करोगी चंपा, बुद्धगुप्त उसको कहता है, तो कहती है कि इस द्वीप पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि को जल से ही अन्वेषण करूंगी, और किंतु देखती हूँ कि मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे कि आकाश दीप तारों से जल रहा है, तो मुझे भी यहीं पे अपना दिया जलाना होगा। तो ये पंक्तियां हैं चंपा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां थी मैंने सारी डिस्कस कर ली हैं, तो इनके बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। तो कहानी पढ़ के आपको पता चल भी गया होगा, बाई चांस कोई और पंक्ति अगर आ भी जाती है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट थी वो सब मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई नई कहानी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इनको डेली क्लास को अटेंड कीजिए, डेली पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।